दोस्तों नमस्कार। बांकीपुर वो विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों जहां पूरे देश की नजर लगी हुई है। देश की नजर इसलिए लगी हुई है क्योंकि इस विधानसभा सीट से उपचुनाव की नौबत इसलिए आई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने इस विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद इस विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है ये दोस्तों इसका एक और कारण रहा जिससे इस उपचुनाव की चर्चा पूरे देश भर में रही और वो कारण था प्रशांत किशोर का इस उपचुनाव में उम्मीदवार बनना। दोस्तों जबरदस्त खेल हुआ। प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के कारण दोनों गठबंधन का समीकरण दोस्तों बिखरता हुआ दिखा है इस विधानसभा के उपचुनाव में। दोस्तों जहां एक तरफ जहां एनडीए का वोट बैंक जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है एनडीए का दोस्तों, लगातार 30 वर्षों से जो वोट बैंक एनडीए की ताकत रहा है, जो लव कुश समीकरण, जिस समीकरण के कारण लगातार एनडीए 2005 से लेकर अब तक आरजेडी को हराती आ रही है, वो लव कुश का समीकरण टूटता हुआ दिखा है। लव अलग खेमे में, कुश दूसरे खेमे में। वही साथ ही प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के बाद दोस्तों, प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के बाद माई समीकरण भी टूटा दोस्तों। आरजेडी का उम्मीदवार को मुसलमानों ने इस बार नकार दिया और मुसलमानों ने पीके को अपना समर्थन दिया है दोस्तों। और यही इस बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का सबसे बड़ा हाईलाइट है दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। दोस्तों ये वो विधानसभा सीट है जहां से 1995 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। जैसा मैंने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की यह सीट है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार संघर्ष करती हुई दिखी दोस्तों आज जिन 422 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ, हर मतदान केंद्र पर आप कह सकते हैं एक प्रकार की गहमागहमी रही, जहां आज से 3-4 दिन पहले तक यह स्थिति दिख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट से आसानी से जीतेगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं दोस्तों। आज प्रशांत किशोर जबरदस्त खेला करते हुए नजर आए और उसका प्रमुख कारण यही 2 फैक्टर रहा है कि एक तो एनडीए का लव कुश समीकरण बिखर गया, नीतीश कुमार की जाति पर नीतीश कुमार का वो वीडियो संदेश का जादू नहीं चला। वही तेजस्वी यादव का अंतिम क्षणों में चुनाव प्रचार का जो नेतृत्व है वो संभाल पाना, रोड शो करना काम नहीं आया। एक तरफ जैसा मैंने बताया कि मुसलमानों को यह लगा कि आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता मुकाबले से बाहर हैं, इसीलिए अंतिम क्षणों में मुसलमानों ने पीके का समर्थन करने का फैसला किया और बड़ी संख्या में पीके के पक्ष में मुसलमान मतदाताओं ने वोट डाला है दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं बताऊं आपको दोस्तों, जो मुस्लिम इलाका है, जो सब्जी बाग का इलाका है, जो दुजरा का इलाका है, इन इलाकों में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में, आप कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्र के मुकाबले मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज जो है, आप इन बूथों पर देखेंगे जब फाइनल परिणाम आएगा दोस्तों, तो आपको यह स्पष्ट दिखेगा कि मुसलमान जो 10% है इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जो किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं दोस्तों, इस बार पारंपरिक समीकरण को ध्वस्त कर दिया। चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, बांकीपुर के मुसलमानों ने लगातार आरजेडी और आरजेडी के समर्थक राजनीतिक दलों का समर्थन किया। लेकिन प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी के कारण इस बार वो मुसलमानों का जो परमानेंट जो वोटिंग पैटर्न था वो बदला, पीके के पक्ष में गए। उसका एकमात्र कारण यही दिखा दोस्तों कि मुसलमान मतदाताओं को लगा कि रेखा गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। आप सबको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर महीने में हुआ है दोस्तों बांकीपुर में, उस विधानसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन नवीन ने 51,000 वोट से हराया था दोस्तों। लगभग 46-47 हजार वोट मिला था रेखा गुप्ता को, बड़ा फासला था। और इस बार जिस प्रकार से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार से दूर रहे, चुनाव अभियान से दूर रहे, पूरा चुनाव बीत गया दोस्तों, 90% चुनाव अभियान का समय बीत गया, तब तेजस्वी यादव की वापसी हुई। ये एक बड़ा कारण रहा मुस्लिम वोट पीके की तरफ जाने का। दूसरा वही कुर्मी जाति का वोट बीजेपी से टूटा, एनडीए से टूटा। उन कुर्मी जाति के मतदाताओं से बातचीत करने के बाद यह एहसास हुआ दोस्तों कि कुर्मी का मानना है कि नीतीश कुमार के हाथ से जो सत्ता छीनी गई है, ऐसा उनको लगता है
कि कुर्मी जाति से सत्ता छीनकर भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को अपना मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए कहीं ना कहीं कुर्मी नाराज है। नीतीश कुमार के वीडियो संदेश के बावजूद कुर्मी बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर को इसलिए वोट देते हुए दिखे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जा सके। वही दोस्तों इतना आसान नहीं है, इसकी प्रतिक्रिया भी हुई है। इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि पीके सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ कि इनके खिलाफ भी ध्रुवीकरण हुआ है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता हुआ दिखा है। दोस्तों जैसे जैसे प्रशांत किशोर लगा कि आरजेडी को छोड़कर दूसरे नंबर पे आते जा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार से मुख्य मुकाबले में प्रशांत किशोर आते गए, और जिस प्रकार से मतदान से की पूर्व संध्या पर जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने जक्कनपुर थाना पहुंचकर यह आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को गायब किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रशासन अवरोध, प्रशासन की मदद से भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं को, प्रशांत किशोर की पूरी मशीनरी को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, उसका भी एक सिंपैथी प्रशांत किशोर को इस चुनाव में मिलता हुआ दिखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कमजोर नहीं दिखी है दोस्तों। जैसा मैंने बताया कि जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, न्यूटन का थर्ड लॉ भी लागू होता है दोस्तों। जितना सम्राट चौधरी का विरोध किया है प्रशांत किशोर ने, उसकी प्रतिक्रिया में कुशवाहा जाति के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में पटना साहिब लोकसभा सीट पर विपक्ष के उम्मीदवार थे अंशुल अभिजीत, जो कि कुशवाहा समाज से आते थे। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति के मतदाताओं ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के खिलाफ वोट डाला था, और उसका असर क्या हुआ था कि विधानसभा उपचुनाव में भी एक समीकरण बना था, लगा था कि आरजेडी के पक्ष में कुशवाहा जाति के बड़ी संख्या में वोटर है। अशोक महतो का फैक्टर था दोस्तों। अशोक महतो जिनकी पत्नी अनीता देवी मुंगेर लोकसभा चुनाव लड़ी थी ललन सिंह के खिलाफ। उतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी नवादा जिले की विधानसभा सीट से अनीता देवी एमएलए का चुनाव लड़ी थी और वो जीत भी गई। दोस्तों, अशोक महतो का मामला हो या फिर जिस प्रकार से आरजेडी ने एक निश्चित बड़ी संख्या में आरजेडी ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार बनाए थे लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अभय कुशवाहा को आरजेडी ने लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया। उस कारण से कुशवाहा वोट बड़ी संख्या में आरजेडी के पक्ष में गए थे विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन वो कुशवाहा जाति के लोग जो आरजेडी के पक्ष में गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव 2024 में वो बीजेपी के पक्ष में वापस आते दिखे। बीजेपी के पक्ष में सबसे ज्यादा जो बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकले हैं दोस्तों, सवर्णों से भी अधिक आप कह सकते हैं अति पिछड़ी जाति के मतदाता, चंद्रवंशी समाज। दोस्तों जी, चंद्रवंशी कहार समाज का वोट यहां पर लगभग 8 से 9% वोटर हैं चंद्रवंशी समाज के। बड़े नेता हैं चंद्रवंशी समाज के प्रेम कुमार, बड़े नेता हैं डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी, बड़े नेता हैं प्रमोद चंद्रवंशी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं दोस्तों, सांसद हैं भीम सिंह, लोक विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम कुमार। ये सब कहार जाति से आते हैं और ये सब घर घर घूमकर इन लोगों ने वोट मांगा है और उसका असर भी पड़ता हुआ दिखा। इसके अलावा ठठेरा जाति के लोग, बढ़ई जाति के लोग, कुम्हार समाज के लोग, सोनार जाति के लोग, कलवार जाति के लोग, हाँ ये बात है कि कहीं ना कहीं तेली जाति का वोट जो है रेखा गुप्ता के पक्ष में जाता हुआ दिखा। तेली जाति का 50% से ज्यादा वोट आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ दिखा है। यादव जाति का 70% वोट जो है लगभग आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ दिखा है। 20% लगभग यादव जाति के लोगों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखा है। तो अंततोगत्वा अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच सीधा मुकाबला होता हुआ दिखा है। आरजेडी मुकाबले से बाहर दिखी है दोस्तों। जीत और हार का फासला दोस्तों वो नहीं रहने वाला है जो 2025 में रहा है। 2025 नहीं बल्कि इससे पहले 2015 2010 का भी अंतर नहीं रहना है दोस्तों। नितिन नवीन 2010 के बाद सबसे जो कम वोट से जीते थे दोस्तों वो था 39,000 लगभग। ठीक है, इस बार ये तय मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को अभी एज है, लेकिन मुकाबले में प्रशांत किशोर हैं। अंतिम परिणाम आने तक फाइनल परिणाम दावे के साथ कहना मुश्किल है, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछें कि बढ़त किसे है तो अल्टीमेटली लड़ा है खूब कसकर प्रशांत किशोर ने। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है दोस्तों। दोनों समीकरण ध्वस्त हो गया।
लवकुश का समीकरण भी, माई समीकरण भी। लेकिन अगर आप एज पूछेंगे दोस्तों, तो एज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को आज अगर आपको थोड़ा शक है दोस्तों, तो केवल इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से लोग संतुष्ट नहीं थे। नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सबसे कमजोर कर ही रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने का लाभ, भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का जो आप कह सकते हैं कि चूंकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, उसका लाभ मिलता हुआ दिखा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को इस बात का लाभ मिलता हुआ दिखा है दोस्तों कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो अति पिछड़ा, जो दलित, जो महादलित, जो एक अम्ब्रेला बीजेपी का बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, ये जो एक अम्ब्रेला है उसका लाभ बीजेपी को मिलता हुआ दिखा है। तो इसीलिए आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है, लेकिन प्रशांत किशोर भी बहुत पीछे नहीं है। प्रशांत किशोर की ये जो उपलब्धि है दोस्तों, ये एक अलग कहानी कह रही है। अंतिम परिणाम का इंतजार कीजिए 3 अगस्त का, ठीक है, और फिर मुलाकात होगी उस दिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के संबंध में। तब तक के लिए नमस्कार।